हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 2019 दिसंबर का सीटेट के सीडीपी पेपर को फर्स्ट पेपर के सीडीपी को लेकर आई हूँ। आज मैंने 10 क्वेश्चन ही लिया है क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाने से लोग उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। 10-10 करके 3 वीडियो में मैं 30 क्वेश्चंस को कवर करूंगी। ये सारे प्रैक्टिस करने से आपको उस एग्जाम में हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपके टैली कर जाएं। रिपीट क्वेश्चन होता है, इसलिए पिछले 10 साल के क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करने की सलाह दी जाती है। तो ये सीटेट पेपर 1 दिसंबर 2019 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का क्वेश्चन है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है और 10 क्वेश्चंस हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन भी करके दोनों में एक्सप्लेन करूंगी, हिंदी इंग्लिश में, सो दैट कि आप सबको समझ में आ पाए। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट? आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? Certain aspects of development are influenced by heredity and other more by एनवायरमेंट। विकास के कुछ पहलू जो हैं वो आनुवंशिकता, जिसको हम हेरिडिटी या जीन से प्रभावित होते हैं, और बाकी पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। पर्यावरण मतलब जिस माहौल में हम रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं, उससे भी प्रभावित होते हैं। A child's ability to learn and perform is completely decided by the genes. एक बच्चे के सीखने और प्रदर्शन करने की क्षमता पूरी तरह से जीन पर निर्भर करती है, मतलब ये आनुवंशिक होता ही। दूसरा स्टेटमेंट आनुवंशिकता पर ज्यादा जोर दे रहा है। गुड केयर एंड न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर अ चाइल्ड इज बोर्न विथ। कह रहा है कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार से बच्चे के किसी भी कमी को दूर किया जा सकता है। अगला है, एनवायरमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगला कह रहा है कि पर्यावरण केवल बच्चे के लैंग्वेज के डेवलपमेंट में ही अच्छा रोल अदा करता है या अच्छी भूमिका निभाता है। तो ये मतलब विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, वो कैसे होता है? जब बच्चा मदर के वंश में आता है, तो जब गर्भ धारण होता है और तब जब मृत्यु होती है, तब तक मनुष्य का विकास चलता रहता है। विकास में लेकिन केवल बायोलॉजिकल फैक्टर या फिजिकल फैक्टर्स को हम नहीं कंसीडर करते, बल्कि उससे कॉग्निटिव और सोशल मतलब ज्ञानात्मक और सामाजिक पहलू पर भी विकास को हम उस पहलू पर भी रख के देखते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है ना, वो आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है और उसी का वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए एक समृद्ध या बौद्धिक, जिसका बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड होता है, वैसा बच्चा अगर वैसे परिवार में अगर कोई बच्चा जन्म लिया जिसका पूरा मतलब उसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत इंटेलेक्चुअल है, फिर भी अगर उसको उस वातावरण में न रखकर किसी दूसरे वातावरण में रख दिया जाए, तो अगर उपयुक्त उसको पर्यावरण की स्थिति न मिले, अच्छा एनवायरनमेंट न मिले, तो क्या होता है कि वह पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में उसका विकास नहीं हो सकता है। तो इसलिए विकास में कम से कम एक ऐसे बच्चे को अगर स्कूली शिक्षा के रूप में अच्छा पर्यावरण मिलता है, तो उसकी बौद्धिक क्षमता का अच्छा विकास होता है। इसलिए बच्चों की वृद्धि और विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता माता पिता से प्राप्त होती है, या मतलब जीन होता है जो फोर फादर्स और फादर्स पेरेंट्स से मिलता है, वो माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होता है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और इसके अलावा पर्यावरण क्या है? तो परिवार, स्कूल, पड़ोसी, मीडिया, तो ये सारा मिलकर उसके विकास को प्रभावित करते हैं। तो शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, चरित्र पर प्रभाव पड़ता है, जन्मजात शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए विकास का कुछ पहलू जो है वो आनुवंशिकता से अधिक और कुछ पहलू आनुवंशिकता से अधिक और अन्य
पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, इसलिए इसका आंसर पहला ही नंबर होगा। क्योंकि चाइल्ड एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म जो है ना इज कम्प्लीटली डिसाइडेड बाय जीन्स गलत है, केवल जीन का ही असर नहीं होता। गुड केयर एंड न्यूट्रिशन डाइट भी केवल इफेक्टिव नहीं होता है, और केवल एनवायरमेंट भी बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है, इसलिए दोनों का रोल होता है। अगला क्वेश्चन है, so a child is a person is a product of both heredity and environment, दोनों का ज्वाइंट एफर्ट होता है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में। अगला क्वेश्चन है, which one of the following statement cannot be attributed to Piaget's theory? निम्नलिखित में से किस कथन को पियाजे के सिद्धांत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता? पहला क्या है कि बच्चा अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान, पहला है विकास जो है वो गुणात्मक चरणों में होता है, और चाइल्ड कंस्ट्रक्ट द यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड, अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं खुद से और उसका प्रयोग करते हैं। तीसरा है, सीखना निरंतर अभ्यास से होता है, लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस, एंड विकास जो है वो गुणात्मक चरणों में होता है। मतलब गुणात्मक चरणों में होता है मतलब होता है कि तो हमने पहले देख लिया, और चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरमेंट, बच्चे अपने एनवायरमेंट पर कार्य करते हैं। तो अब ये कहना है पियाजे का कि बच्चे सक्रिय रूप से एक्टिवली क्या करते हैं कि दुनिया को के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। बच्चे एक्टिवली करते हैं। उनका मानना है कि बच्चा जो है ना, तो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक विचार के चरणों की जो स्टेजेस है उसका एक सीरीज चलता है। ज्ञान केवल पर्यावरण से वो उसको नॉलेज नहीं होता या उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। उसका सिद्धांत क्या है कि नेचर ऑफ नॉलेज, तो क्या होता है धीरे धीरे इसको प्राप्त करता है। तो वो अपने आसपास के वातावरण के साथ अपनी समझ को विकसित करता है, और उसके बाद वो 4 कारकों को पियाजे ने बताया। पहला कारक बताया कि बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, एक्टिव इनोवेशन और एक्टिव इनोवेशन के अलावा उन्होंने 4 चीजों को जो बताया बच्चों के विकास के लिए। तो बच्चे का जो ग्रोथ है थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, कंसेप्शन टू बर्थ डेथ तक जो होता है वो केवल बायोलॉजिकल और फिजिकल एस्पेक्ट से नहीं होता, बट कॉग्निटिव एंड सोशल एस्पेक्ट भी उसके साथ जुड़ा होता है। इसलिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बहुत रोल है। ईच इंडिविजुअल इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सो अगर कोई बच्चा फुल फ्लेजेड पर्सनालिटी नहीं बन सकता है अच्छे वातावरण में पैदा होने के बाद भी, तो इसलिए यहाँ पर क्या हम लर्निंग की बात कर रहे हैं। लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि हमेशा चलता रहता है। तो बच्चा जब भी सीखता है तो सीखने और प्रदर्शन करने की पूरी क्षमता जो होती है ना, वो बच्चे जो है उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो 4 विकास के चरणों से होता है। पहला सेंसरी, मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और औपचारिक ऑपरेशनल स्टेज। तो ये क्या करता है कि पिछली जानकारी को वो स्कीमा और एसिमिलेशन ये सारी चीजों को भी साथ में जोड़े हैं। तो सीखना क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है जो कि बच्चा दुनिया के साथ साथ अपने भी सक्रिय होकर सीखता रहता है। तो ये कैसे सीखता है, पहला तो वो सेंस से सीखता है, अपने सेंस ऑर्गन से सीखता है, इंद्रियों और कार्यों के माध्यम से सीखता है, और उस पर अपना वस्तु स्थायित्व विकास करता है। और उसके बाद वो फिर छवि और शब्दों के द्वारा भाषा का प्रयोग करना सीखता है। फिर भाषा का प्रयोग करने के बाद वो वस्तुओं को वर्गीकृत करना सीखता है।
तो इसलिए सीखना जो है वो लगातार अभ्यास से एक एक्शन के बाद दूसरा, तो उसका जैसे जैसे ग्रोथ होता है वो सीखता चला जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा लर्निंग, ये निरंतर। पियाजे के सिद्धांत के लिए किस कदम का जिम्मेदार? पियाजे के सिद्धांत के लिए जिम्मेदार फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड। तो ये जो है ये पियाजे के सिद्धांत को एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनका मानना है, पियाजे का कहना है कि विकास 4 गुणात्मक चरणों में होता है। इसलिए ज्ञान का विकास तब होता है जब वो संसार में का कार्य करता है और बच्चे अपनी दुनिया के बारे में अपना ज्ञान, इसलिए बच्चा अपने परिवेश से सीखता है, इसलिए उस पर कार्य करता है। इसलिए उनका ये नहीं मानना है कि प्रैक्टिस से सीखता है, कांस्टेंट प्रैक्टिस से नहीं सीखता, बल्कि उनका कहना है कि वो अपने परिवेश से सीखता है, अपने एनवायरमेंट से सीखता है। तो डेवलपमेंट क्या है? वो परिवेश से ज्यादा सीखता है, प्रैक्टिस करके नहीं सीखता है। पियाजे का ये मानना है। इसीलिए उन्होंने चार स्टेजेस बताया और उसमें पहला तो सेंसरी मोटर है जो सेंस ऑर्गन से सीखता है, फिर प्री ऑपरेशनल या पूर्व संचालन होता है, उसमें बिना वो तार्किक नियमों के बिना सोचना, उसके बच्चे के मन में मानसिक चित्र होता है और उसको वो उससे सीखते हैं प्रतीकात्मक रूप से। और प्रतीकात्मक विचार जो है वो घटना और छवि को देखकर, जैसे कुत्ता को देखकर कुत्ते की छवि उसके मन में पहले बनी होती है और कोई भी वैसा एनिमल को देखता है तो वो उसे कुत्ता की संज्ञा देता है। तो ये क्या है? और सेंसरी मोटर में अपने वस्तुओं को देख लिया। प्री ऑपरेशनल में बच्चे स्मृति और कल्पना और प्रतीकात्मक और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है इसमें ठोस घटनाओं के बारे में होता है। और औपचारिक में बच्चे मूर्त और अमूर्त दोनों चीजों को, काल्पनिक चीजों को भी देख सकते हैं। इसलिए ये वाला लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस, ये पियाजे के थ्योरी में के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि पियाजे का इसका और पहले का पॉइंट सब भी देख लें। और पॉइंट्स क्या था? और पॉइंट्स थे कि डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस। यस, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट, वो खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं, और चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट, सो दे डोंट प्रैक्टिस। सो दिस पॉइंट इज नॉट cannot be attributed to Piaget's theory. Question number 3. Which one of the following is not a limitation of pre-operational thought? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संचालन विचार की सीमा नहीं है? ये भी पियाजे के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। पियाजे का जो सिद्धांत था कॉग्निटिव, पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ये जुड़ा हुआ है, जिसमें कि सारे स्टेजेस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये आगे बढ़ गया, 1 मिनट मैं वापस लाऊं। A play is question number 3. Which of the following is not a limitation of pre-operational thought? Tendency to concentrate, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, development of the symbolic thought, प्रतीकात्मक विचार का विकास, egocentrism, अहम केंद्रवाद, and irreversibility, अपरिवर्तनीयता। तो पियाजे का थ्योरी इस आइडिया पर आधारित है कि बच्चे का डेवलपिंग चाइल्ड बिल्ड्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, वो अपना ज्ञान अधिगम का स्ट्रक्चर
खुद निर्माण करता है। स्कीमास आर यूज टू रिस्पॉन्ड, मतलब अंडरस्टैंड। वो स्कीमास के जरिए जो उसका पूर्व से ज्ञान संचित रहता है उसको उस यूज करके वो वर्ल्ड जो उनके चारों ओर होता है बच्चों को, उसको समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पियाजे ने 4 स्टेज मॉडल डेवलप किया कि माइंड किस तरह से प्रोसेस करता है और किस तरह से सूचनाओं से वो एनकाउंटर करता है और किसी चीज को स्टैब्लिश करता है या नॉलेज गेन करता है। तो उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो हैं, वो 4 स्टेज से गुजरते हैं। पहला स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर उसमें क्या होता है कि यहाँ पर बिना लॉजिकल रूल के बच्चे सोचते हैं, कोई उसका तर्क नहीं होता है। वहां पर थिंकिंग जो है वो मेंटल पिक्चर उनके माइंड में होता है और दे डोंट यूज सेंसरी मोटर। वो लैंग्वेज अपने जो भी उनका मेंटल पिक्चर होता है उससे वो अपने नई चीज को जोड़ते हैं, स्कीमा जिसको कहते हैं उसे एसिमिलेट करते हैं और लैंग्वेज को यूज करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और सिंबॉलिकल थॉट जो है उनका वो क्या है कि थिंकिंग इन विच सिंबल या इंटरनल इमेज को यूज करते हैं और जो प्रेजेंट नहीं है उससे जोड़ते हैं। जैसे डॉग, फ्लैग, ये सब चीज को वो पहले डॉग समझ गए कि इसको डॉग कहा जाता है, तो उससे उस तरह का कोई भी एनिमल दिखता है तो उसको डॉग कहते हैं। और थिंकिंग क्या है? थिंकिंग ईगो सेंट्रिज्म है, सेंट्रिक है। सोचना जो है अहम केंद्रवादी है, क्योंकि ये दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। अहम केंद्रवाद जो होता है वो अपने विचारों को ज्यादा महत्व देता है, दूसरे के विचार को एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है। और इरिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि वो बच्चा जो है उसको कोई भी चीज बदल सकता है, इसको परफॉर्म करने में नहीं होता है। तो पहला स्टेज में जो उन्होंने बताया कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, पहला स्टेज में बच्चा अपने सेंस ऑर्गन से लर्न करता है और दुनिया के चीजों के बारे में, ऑब्जेक्ट को जो उसके बारे में होता है उसको वो अपने सेंसेस से समझता है। कोई भी चीज को सेंसेस से सीखता है। पहले वो अंगूठा चूसता है, उसके बाद क्या होता है, जब उसको कोई खिलौना दिया जाता है तो वो उसको भी चूसना शुरू करता है। तो ये क्या हुआ, अपने सेंसेस से किया। और दूसरा जो स्टेज आता है ये 0 से 2 इयर्स तक वो ऐसा करता है। फिर जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जब आता है, जिसके बारे में क्वेश्चन है कि 2 से 7 इयर्स में, इस स्टेज में बच्चा क्या करता है कि अपनी मेमोरी, इमेजिनेशन को यूज करता है और जो भी चीजें हैं उनको सिंबल के रूप में समझना शुरू करता है। और तीसरा स्टेज में क्या है कि यहाँ पर बच्चे लॉजिकली सोचते हैं और क्लासिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट को डिफरेंट सेट में। तो उसमें ये रिवर्सिबल कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है कि यहाँ पर वो अमूर्त चिंतन करने लगते हैं और वो जो भी सोचते हैं वो काल्पनिक रूप में सोचना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, तो ये जीन पियाजे का जो मानना है कि बच्चों का तर्क अधिक अमूर्त और काल्पनिक रूप का प्रयोग जो होता है वो लास्ट 4th स्टेज में, जिसमें होता है कि 12 से जब वो वयस्क हो जाते हैं तब तक। तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर क्या होगा कि डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट जो है वो प्री ऑपरेशनल इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट। तो ये प्री ऑपरेशनल थॉट का सीमा, ये सिंबॉलिक थॉट जो है वो नहीं है। इसको और अच्छे से हम समझते हैं कि ये इस आइडिया पर है कि बच्चे जब विकास करते हैं तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्कीमा को यूज करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। स्कीमा क्या होता है कि अपने पहले से जो उनके मेंटल इमेज बना होता है उससे उसको जोड़ते हैं। तो उन्होंने 4 स्टेज मॉडल में बताया कि कैसे न्यू इन्फॉर्मेशन को वो एनकाउंटर करते हैं। तो वही है प्री ऑपरेशनल में कि बिना लॉजिकल रूल के वो इसको सोचते हैं। और थिंकिंग क्या बन जाता है, वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो उनका मेंटल पिक्चर से वो उसको जोड़ते हैं। तो सिंबॉलिक थॉट जो है ना, वो थिंकिंग है जिसमें सिंबल और इंटरनल इमेज का यूज करके वो चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। और
जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर है कि डेवलपमेंट ऑफ इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल। ये डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट जो है वो इनको सीमित नहीं करता है प्री ऑपरेशनल थॉट को, वो सिंबॉलिक चीजों को एक जोड़कर अपने स्कीमा से उसको एसिमुलेट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। प्ले हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजन। अब प्ले वो बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? वो खेल जो है बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों? वो अपने शरीर पे महारत, बॉडी पे मास्टरी होती है, बॉडी के पार्ट्स को वो कंट्रोल कर सकते हैं, उनके सेंसेस को उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है। फिर ये प्लेजेंट क्या है, खेल के बारे में 4 चीज दिया गया है, तो इसमें से आपको एक चुनना है कि कौन सा कारण है। एक कारण नहीं है जो कि बच्चों के विकास में खेल की महत्वपूर्ण भूमिका को जो नजरअंदाज करता है। तो खेल क्या है? ए प्लेजेंट वे टू स्पेंड टाइम और दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू यूज देम। वे नए कौशल सीखते हैं और कब ये भी जानते हैं कि उसका कब प्रयोग करना है। तो खेल क्या है? खेल एक मानसिक गतिविधि है और बच्चे के जीवन में खेल की अहम भूमिका है। इससे बच्चों को उनकी कल्पना शक्ति बढ़ती है, वो उनका स्किल बढ़ता है, उनका फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ता है और इमोशनल पावर भी बढ़ता है और बच्चे क्रिएटिव भी होते हैं। नई क्षमता और नई दक्षता का विकास होता है जिससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और भविष्य की चुनौती को सामना करने के लिए वो तैयार होते हैं। फिर उनका सामाजिक कौशल भी बढ़ता है, सोशली वो इंटरेक्ट करते हैं और अब लोगों से सुनना, ध्यान देना, मतलब सोशल एक्सपीरियंस उनका बढ़ता है और वो सोशल बनते हैं। उनका इमोशनल डेवलपमेंट होता है, खुश होते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, भाषा का विकास होता है, फिर शारीरिक कौशल। तो इसलिए ये क्या है कि खेल जो है ना बच्चों को मदद करता है उनको शरीर पर महारत हासिल करने के लिए और लेकिन यह केवल खेल क्या है कि शरीर में महारत हासिल करता है, गेन मास्टरी ओवर द बॉडी, उनके सेंसेस को स्टिमुलेट करता है, दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू यूज देम। तो ये सारी चीजें खेल की भूमिका है बच्चों के विकास में। केवल ये जो है ना कि इट इज जस्ट ए प्लेजेंट वे टू स्पेंड टाइम, ये सही नहीं है कि इसलिए बाकी तीनों चीजें सही है, केवल ये सही नहीं है कि खेल केवल टाइम बिताने का एक सुखद तरीका है, ये नहीं है। बल्कि खेल से क्या क्या फायदा होता है? शरीर का विकास होता है, इंद्रियों को उत्तेजित करता है, नया कौशल सीखते हैं और उनका यूज सीखते हैं। तो इसलिए अगला वो सुखद तरीका है, इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। इसमें कौन सा जो है क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें बताना है कि कौन क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बच्चे को तैयार करता है या प्रेरित करता है या इनवाइट करता है। तो इसमें क्या है, क्या आप इसका जवाब जानते हैं? डू यू नो द आंसर ऑफ टू दिस? व्हाट इज द राइट आंसर? कैन यू थिंक ऑफ ए सिमिलर सिचुएशन? व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस? वो विभिन्न तरीकों को बताएं जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा आलोचनात्मक सोच को या समालोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है? तो ये क्रिटिकल थिंकिंग है क्या? क्रिटिकल थिंकिंग इज द कैपेसिटी, कोई भी समस्या या किसी भी विचार को कई भागों में एनालाइज करना, तोड़ना और उसका विश्लेषण करना, समानता बताना, अंतर बताना, क्लासिफाई करना, कंपेयर करना, ये सारी चीजें क्रिटिकल थिंकिंग है। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग को लॉजिकल थिंकिंग भी कहा जाता है। तो इसको कैसे ये डेवलप होता है? तो जिसके लिए क्या है कि इसमें बहुत सारे विचार मंथन किए गए, उसमें इंडक्टिव डिडक्टिव process. So critical thinking is the ability to mentally break down a problem or idea into parts and analyze them, sorting, classifying, comparing the similarity और dissimilarity बताना, difference बताना, ये सारा एक स्किल है, important स्किल है
और इसे लॉजिकल थिंकिंग भी कहते हैं। और कॉग्निटिव टूल्स क्रिटिकल थिंकिंग के को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें क्या क्या आता है। हायर ऑर्डर लर्निंग के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग, कोई भी समस्या दे दिया गया, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन, सब लोग अपने अपने तरफ से सोच के जब सॉल्यूशन देते, एक समस्या को किसी क्लासरूम में टीचर ने थ्रो कर दिया, अब सारे बच्चे अपने अपने तरीके से उसका सॉल्यूशन बताते हैं, दैट इज नोन एज ब्रेनस्टॉर्मिंग। और सारे आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्मिंग में नोट किया जाता है, और हर व्यक्ति के आइडिया को नोट किया जाता है, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देकर, और उसके बाद उसमें जो सबसे सुटेबल होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। इंडक्टिव क्या है कि एक एक चीज को देखकर किसी निर्णय पर पहुंचना। डिडक्टिव क्या है, जनरल से पर्टिकुलर पर आना, और इंडक्टिव क्या है, एक एक पर्टिकुलर केस को स्टडी करके और जनरल रूल बनाना, माने विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना, एक है सामान्य से विशिष्ट की ओर आना। उसके बाद क्या है, इंडक्टिव डिडक्टिव हो गया। इसके अलावा डेवलप, ये सब क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग का इम्पोर्टेंस है कि सुकरात ने सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन आंसर शुरू किया था, जिसमें कि बच्चों को या माने कोई भी आइडिया को एक्सेप्ट करने के पहले उस पर बहुत गहराई से सोचने की बात होती थी। तो ये क्वेश्चन था कि क्रिटिकल थिंकिंग में क्या क्या होता है, कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस। तो मैंने किस तरह से हम, ये चौथा नंबर जो है ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग को बताता है, और यही है इसका आंसर। ये क्या है कि हम कितने तरीकों से इसको सोच सकते हैं, व्हाट इज द बेस्ट, व्हाई दिस मेथड इज बेस्ट, वेयर इन द वर्ल्ड दिस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन एग्जिस्ट। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, इसको क्रिटिकली सोचते हैं, और इसके प्रति उनकी जिज्ञासा बढ़ती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन, बाकी के जो क्वेश्चन है कि क्या आप इसका जवाब देते हैं, जानते हैं सही उत्तर क्या है, ये सारे जो हैं ये क्रिटिकल थिंकिंग को नहीं डेवलप करता है, बल्कि क्योंकि इस क्वेश्चन का प्री डिफाइंड आंसर है यस या नो। जो क्वेश्चन का आंसर यस और नो में होगा वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होता है, वो बच्चों को क्रिटिकली थिंक या समालोचनात्मक सोचने के लिए मजबूर नहीं करता है। इसलिए इसका आंसर है 4, क्योंकि इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंडक्टिव डिडक्टिव बहुत तरह के प्रोसेस को यूज किया जाता है, और इसमें डिफरेंट वेज से एनालाइज और सिंथेसाइज करने की बात होती है। लेकिन जिस क्वेश्चन का आंसर केवल यस नो में होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन नहीं होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इनमें से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा को बतलाता है। प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है कि एक ये प्रगतिशील शिक्षा शब्द सबसे पहले जॉन डिवी ने यूज किया था, जो कि अमेरिकन एजुकेशनिस्ट भी थे और फिलोसफर। जॉन डिवी, और ये JOHN है, ठीक है। तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जॉन डिवी ने दिया था, ठीक है। इसको मैं फिर से करती हूँ, लिखती हूँ। जॉन डिवी ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, और उन्होंने कहा कि जो है कि लर्निंग या सीखना अधिगम इस तरह से होना चाहिए जिसमें कि स्टूडेंट अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करें, करके सीखें, और ये जो होता है प्रगतिशील शिक्षा, ये करके सीखना बड़ा सिखाता है, और अपने एक्शन का कंसिक्वेंसेस भी देखना सिखाता है कि कुछ भी काम करें तो उसका आप क्या होता है, उसको करने से उसका इम्पैक्ट भी देखना है, और अंडरस्टैंडिंग, समझने का स्किल को बढ़ाता है, क्योंकि बच्चे जो भी हैं, लर्नर जो हैं, वो खुद करके अपने अनुभव से सीखते हैं, सहयोग से सीखते हैं, मिलजुल कर सीखते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग के जरिए सीखते हैं, और ये बच्चे जो हैं इससे सामाजिक और शैक्षिक रूप से उनका प्रयत्न जो है कोऑपरेटिव सहकारी शिक्षण में वो बढ़ता है, और प्रोजेक्ट मेथड जो है वो
जो मॉडर्न मेथड टीचिंग है, ये बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग के लिए सिखाता है, और एक्टिव लर्निंग और आपसी सहयोग परियोजना विधि में सहकारी अधिगम जो है कोऑपरेटिव लर्निंग है। तो ये सारी चीजें प्रोग्रेसिव लर्निंग के तहत आती हैं, प्रगतिशील शिक्षा के तहत आती हैं। ये बच्चों को एक प्रजातांत्रिक समाज में सहभागी बनाता है, कार्य करने को तैयार करता है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है? प्रोजेक्ट मेथड, लर्निंग बाय डूइंग और ये सहकारी अधिगम। तो स्वयं के कार्यों को के परिणाम को करने और अनुभव करके सीखना। शिक्षार्थियों को क्या है? एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है जो कि छात्रों को सीखने के लिए पर्यावरण के साथ पर्यावरण में छोड़ा जाता है, खुद करके सीखने के लिए, सहयोग से सीखने के लिए, सहकारी सीखने के प्रयास से बच्चे शैक्षिक और सामाजिक रूप से लाभ होता है उनको। और ये परियोजना पद्धति भी एक है जिसमें छात्र खुद करते हैं और उससे उनका जो वो लर्निंग होती है, जो सीखते हैं, वो लंबे समय तक होता है। वो ज्ञान, बहुत लंबे टिकाऊ ज्ञान प्राप्त करते हैं और ये पारस्परिक सहयोग को बढ़ाता है, लोकतांत्रिक समाज के लिए छात्रों को तैयार करता है। इसलिए प्रगतिशील शिक्षा जो है ये लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, परियोजना विधि और सहकारी अधिगम है। थेमेटिक यूनिट्स, रेगुलर यूनिट्स एंड रैंकिंग, ये सब चीज पर्सनालिटी के लिए हो गया। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एबिलिटी ग्रुपिंग एंड लेवलिंग स्टूडेंट्स, ये प्रगतिशील शिक्षा का पार्ट नहीं है, इसीलिए प्रोजेक्ट मेथड है नहीं चौथा ऑप्शन में। लेकिन एबिलिटी ग्रुपिंग से ये नहीं होता है, इसमें तो योग्यता के अनुसार ग्रुपिंग की जाती है और रैंकिंग की जाती है। यहाँ तो बच्चों को अपने खुद से करके सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जाता है। इससे बच्चे अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं और इंटरेस्ट से काम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट जॉन डेवी के द्वारा दिया गया था। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is about progressive education, explains education is life itself। अब देखिए, एक ही साल में प्रगतिशील शिक्षा से 2 क्वेश्चन है कि ये कौन सा कथन स्पष्ट करता है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। 4 कथन दिए हैं जो ये बताए कि शिक्षा ही जीवन है। स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल। School are not required. Children can learn from their life experiences. Education in school should reflect the social and natural world. Life is a true educator. अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है ये प्रगतिशील शिक्षा के बारे में ये कौन सा कथन स्पष्ट करता है कि शिक्षा ही जीवन है। तो शिक्षा ही जीवन है में 4 चीज दिया हुआ है कि स्कूली शिक्षा यथावत लंबे समय तक जारी रहनी चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने अनुभवों से सीख सकते हैं। स्कूल में शिक्षा को सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करना चाहिए। जीवन एक सच्चा शिक्षक है। तो ये प्रगतिशील शिक्षा जो है ना, ये है कि युवा शिक्षार्थियों को ये क्या बोलता है कि जो भी शिक्षार्थी, जो भी लर्नर है, उनको अपनी पसंद के अनुसार सीखने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। इससे क्या है कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया। तो शिक्षा है ना कि जीवन, शिक्षा है न जीवन के लिए तैयार करने के लिए शिक्षा ही है। मतलब शिक्षा के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, दुनिया को बदल सकते हैं। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर बच्चे जाकर एक नई दुनिया, एक नया खोज, एक सोशल इंटरेक्शन करते हैं, समाज से जुड़ते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं। इसलिए सामाजिक आवश्यकता और कार्य के रूप में जो है प्रगतिशील शिक्षा जीवन विकास की प्रक्रिया के रूप में, जिसमें सामाजिक और प्राकृतिक दोनों चीज है, व्यक्तिगत पहलू भी है जो एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए प्रगतिशील शिक्षा क्या बताती है कि जीवन है, शिक्षा ही जीवन है, क्योंकि स्कूलों में शिक्षा जो है वो प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। इसलिए ये लाइन से ये क्लियर होता है कि एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जैसे जैसे पॉपुलर हो रहा है, ये
इसका ये कहना है कि यंग लर्नर्स को फ्रीडम देना चाहिए ताकि वो अपने प्रेफरेंस एंड लाइकिंग के हिसाब से शिक्षा ग्रहण कर सके। जब कॉन्स्ट्रक्टिविज्म आ गया, जब यह डोमिनेंट हो गया, तो यह प्रयत्न किया गया कि लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन देना शुरू करना चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि जॉन डेवी का कहना है कि एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, जीवन के लिए तैयारी नहीं है, एजुकेशन ही जीवन है, उनका कहना है। देखिए यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि जॉन डेवी का स्टेटमेंट है कि एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, but education is life itself. Education is life itself. ये जॉन डेवी का कहना था। तो ये क्या कहा कि एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। तो इससे क्या हुआ कि आप एजुकेशन से, शिक्षा से, उनका मानना था कि शिक्षा से आप दुनिया बदल सकते हैं। और स्कूल जहाँ है, एक स्कूल ही ऐसी जगह है जहाँ बच्चे नई दुनिया को प्राप्त करते हैं। स्कूल जाने से बच्चे घर से निकलते हैं और स्कूल जाते हैं तो उनकी दुनिया बदल जाती है, एक नया समाज मिलता है। इसलिए स्कूल जो है वो क्या है, स्कूलों में शिक्षा प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है, या एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, इसलिए इस पर जोर दिया गया। इसलिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, एक सामाजिक आवश्यकता है और एक सामाजिक कार्य है। इट इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग एंड ग्रोथ, जहाँ की समाज और दोनों, सोशल और इंडिविजुअल, दोनों एस्पेक्ट को देखा जाता है स्कूल में। एक तो सोसाइटी हो गया और इंडिविजुअल भी, हर बच्चे पर ध्यान दिया जाता है, इंडिविजुअल, इसलिए सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों है। तो इसलिए दोनों एस्पेक्ट को देखता है और ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन बताता है कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट है, जॉन डेवी का। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप दोनों क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, which one of the following can be considered as contribution of Kohlberg's theory? कोलबर्ग ने, इसमें से किसे कोलबर्ग के सिद्धांत का योगदान कहा जा सकता है? वो क्या है कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच संबंध का समर्थन किया। His theory has supported association between cognitive maturity and moral maturity. दूसरा है, द थ्योरी हैज एलाबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। तीसरा है, इट एस्टैब्लिशेस अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मोरल रीजनिंग एंड एक्शन, या नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। कोलबर्ग्स बिलीफ इज दैट चिल्ड्रन आर मोरल फिलोसोफर, उनका कहना है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। तो कोलबर्ग ने क्या है ना कि सिद्धांत जो दिया वो सामाजिक परिपक्वता का सिद्धांत दिया, सोशल मैच्योरिटी का सिद्धांत दिया। कोलबर्ग जीन पियाजे से प्रभावित थे और उन पियाजे का सिद्धांत था कॉग्निटिव डेवलपमेंट और कोलबर्ग का सिद्धांत था, पियाजे का था, ये पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित थे और पियाजे का सिद्धांत जो था वो कॉग्निटिव पियाजे का सिद्धांत बोलता था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और कोलबर्ग क्या बोलते थे, कोलबर्ग का कहना था कॉग्निटिव मैच्योरिटी, अधिगम की परिपक्वता। ठीक है, तो ये दोनों चीज, दोनों का कहना था।
मोरल कॉग्निटिव एंड पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास और कोलबर्ग का संज्ञानात्मक परिपक्वता। तो कोलबर्ग ने हेंज की दुविधा, हेंज डिलेमा का प्रयोग किया था। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, हेंज डिलेमा। ये क्या था ना, हेंज की दुविधा जिसे हम कहते हैं। ये दुविधा क्या थी? ये दुविधा थी कि हेंज एक व्यक्ति था जिसकी वाइफ बहुत बीमार थी और एक ही दुकान में दवा मिल रही थी और उस दवा का दाम बहुत ज्यादा था, $200 या कुछ भी मान के चलिए, इतना ज्यादा था कि उतने पैसे उसके पास नहीं थे। उसने $100 जैसा इंतजाम भी किया मांग वांग के, लेकिन दुकानदार ने उसे पैसे नहीं दिए, वो दवा नहीं दिए। बोला कि जब तक पैसा नहीं लाओगे पूरा तो नहीं देंगे। तो हेंज क्या करता है, उसको दुविधा होती है, फिर उसने दुकान से चोरी कर ली उस दवा को। तो ये चोरी करने उसकी ये दुविधा होगी कि या तो चोरी करे या तो वाइफ को मरने दे, तो अंत में वो चोरी कर लेता है। तो इस दुविधा को उन्होंने अपने सिद्धांत में व्याख्या की और वो उनका कहना था कि नैतिक तर्क, यहाँ नैतिक व्यवहार में इस चीज को लाया उन्होंने कि हेंज की डिलेमा को, कि वो सही था या गलत था। तो इसमें प्रत्येक में मतलब उन्होंने कई स्तर बताए, पूर्व पारंपरिक स्तर जिसमें क्या होता है कि 3 लेवल और 6 स्टेजेस को बताया। तो पहला उनका जो लेवल था, पहला स्टेज था पूर्व पारंपरिक स्तर। उसमें उन्होंने पहला लेवल बताया जिसमें आज्ञाकारिता और सजा, मतलब वहां पर जो लोग काम करते हैं, उस लेवल के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, सजा से बचने के लिए काम करते हैं। और दूसरा है व्यक्तिवाद और विनिमय। उसमें क्या है कि जो स्वयं, इसको इंग्लिश में समझा दें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो उन्होंने अलग अलग सिद्धांत बताया। तो हेंज का डिलेमा में तो आपने समझा कि उसको था कि मेडिसिन चुराए या वाइफ को मरने दे। तो कोलबर्ग का वो उनका मोरल रीजनिंग उनका बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था मोरल बिहेवियर के लिए। इसलिए वो उनका कहना था कि यह एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मोरल बिहेवियर को तय करता है। तो वो उन्होंने 3 लेवल बताए और उसमें स्टेजेस बताए। तो पहला लेवल था उनका प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसमें उन्होंने ये पहले, उसमें भी मैंने बताया है प्री कन्वेंशनल, पूर्व पारंपरिक जिसको कहते हैं। इसमें 2 लेवल बताया गया था। पहला ये लेवल है और इसमें 2 स्टेज थी। ये 3 लेवल बताया उन्होंने, हर लेवल में 2 स्टेज। पहला स्टेज था, इसमें था ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। मैं लिख नहीं रही हूँ, यहाँ पर जगह कम है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, इसमें क्या होता था कि सजा से बचने के लिए बच्चे जो हैं वो अपना डर से अच्छे बच्चे बने रहने के लिए काम करते हैं। दूसरा था कि राइट बिहेवियर, इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज। इसमें क्या होता है कि ये बिहेवियर इसलिए कर रहे हैं कि उससे उनको, इसमें ये टिट फॉर टैट करते हैं कि मतलब जो भी अच्छा उनसे व्यवहार करे उसके साथ अच्छा, और जो उनके साथ बुरा करे वो उसके साथ वैसा। ये टिट फॉर टैट मेंटेलिटी को बताता है कि इसमें एक्सचेंज है। एक तो व्यक्तिवादी है कि मेरे साथ जो जैसा करेगा उसके साथ हम उस तरह का व्यवहार करेंगे। लेवल 2 में था कन्वेंशनल, पारंपरिक स्तर। इसमें क्या था कि आपसी संबंध, इसमें गुड बॉय एंड गुड गर्ल एटीट्यूड की, समाज में अच्छे बच्चे कहलाएं इसके लिए वो बिहेवियर करते हैं बच्चे। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को दिखाने के लिए कि लोग उन्हें अच्छा बच्चा समझें, इसलिए वो सामाजिक नियमों का पालन करते हैं। चौथा स्टेज क्या था कि उसमें सोशल ऑर्डर, इसमें कि लॉ ऑर्डर का पालन करना, कि वो समाज की जो लॉ ऑर्डर है उसके हिसाब से चलना। तीसरा है कि पोस्ट कन्वेंशनल में था कि उत्तर पारंपरिक, इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज है पहला। इसमें क्या है कि हर व्यक्ति को का अलग अलग वैल्यू होता है, ये समझना कि हर के मूल्य अलग होते हैं और लॉ जो है वो कल्चर से प्रभावित होता है। और छठा था यूनिवर्सल, इसमें क्या है कि इंटरनल मोरल प्रिंसिपल को डेवलप करना। इसमें क्या होता है कि आंतरिक नैतिक सिद्धांत विकास करना है कि मान लीजिए कोई कानून है, गलत है, ले आपको नहीं जच रहा है तो आप अपने हिसाब से वो काम करेंगे भले ही वो गलत है। मतलब दुनिया, आपको लग रहा है रूल ये है लेकिन स्टेट का ही कोई रूल है जो कि आपको गवारा नहीं है,
तो आप उस रूल से अलग हटकर जो आपको सही लग रहा है वो कर सकते हैं। तो इसलिए कोलबर्ग ने नैतिक कार्रवाई और तर्क के बीच एक स्पष्ट सिद्धांत बताया, और इस सार्वभौमिक सिद्धांत उनका यही था कि आंतरिक नैतिक सिद्धांत। सामाजिक अनुभव में क्या था कि हर से अलग अलग मूल्य सीखना, कि कानून जो है वो हर संस्कृति से प्रभावित होता है। तो ये 3 लेवल और 6 चरण के आधार पर कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत को दिया, और ये सिद्धांत उनका जो है वो क्लियर रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया कि मोरल रीजनिंग और एक्शन के बीच में एक निश्चित सिद्धांत है। तो उन्होंने क्या किया कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता, नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच में यही क्लियर रिलेशनशिप, जो अभी हमने कहा कि कोलबर्ग ने एक क्लियर रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया मोरल रीजनिंग और एक्शन के बीच में। इसके लिए उन्होंने 3 लेवल और 6 चरण की भी व्याख्या की। तो इसलिए कोलबर्ग के सिद्धांत में कोलबर्ग का योगदान यही है कि वो नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच में एक स्पष्ट संबंध स्थापित किए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू, जिसको हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है। जोन ऑफ, यह वह चरण जब अधिकतम विकास संभव है। द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल। दूसरा, द डेवलपमेंटल फेज व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ए कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म ए टास्क ऑन देयर ओन with right level of support। ऐसा समय जब बच्चा अब थोड़ा सा मदद मिल जाए तो अपने दम पर वो कार्य कर सकते हैं। At the point in learning when support can be withdrawn, ये सीखने का एक बिंदु जहाँ पर समर्थन वापस लिया जा सकता है। ये किसका सिद्धांत है? ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने यूज किया था? तो वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, उन्होंने बताया था कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। वो एक रूसी वैज्ञानिक थे, रशियन थे, और बोलते थे कि समुदाय में क्या होता है कि अर्थ बनाने की प्रक्रिया में समुदाय का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया, MOK, मोर नॉलेज, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, और एक MKO उन्होंने वर्ड यूज किया, स्कैफोल्डिंग यूज किया। इसको हिंदी में स्कैफोल्डिंग को मचान कहते हैं, इसलिए अच्छा है कि आप इंग्लिश वर्ड ही जाने। क्वेश्चन में भी जब आएगा हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है तो आप इसको देख लेंगे। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को JPDB स्मॉल में लिखा जाता है कभी कभी। तो ये क्या है कि मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, ये क्या है? समीप, और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो यह सीखने का क्षेत्र है, ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र या JPD जो है ना, ये सीखने का क्षेत्र है। इसमें क्या होता है कि एक अधिक जानकार व्यक्ति किसी बच्चे को सीखने में मदद करता है। और स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग को हिंदी में मचान कहते हैं। ये है कि ये मोर नॉलेजेबल अदर जो है MKO के द्वारा दिया हुआ अस्थायी समर्थन है। इसको जब ये थोड़ा देर के लिए अगर कोई बच्चा है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो MKO उसको मदद करता है सीखने में।
और मचान क्या है? स्कैफोल्डिंग है जो कि राइट समय में राइट अमाउंट में मदद कोई कर देता है। सपोज आप मैथ्स बना रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसी समय कोई आपसे ज्यादा जानकार आके उसी समय आपको मदद कर देता है, तो वो मदद से आप स्वतंत्र रूप से भी करने में फिर सीख जाते हैं, तो खुद से भी आप वो मैथ्स को बना लेते हैं। तो ये सही समय पर सही स्तर पर जब कोई मदद मिल जाती है तो वो बच्चा फिर अपने दम पर काम कर लेता है। चाइल्ड इज एबल टू डू हिमसेल्फ व्हेन ही इज गिवन सपोर्ट एट द राइट टाइम इन राइट अमाउंट बाय मोर नॉलेजेबल अदर। तो इसका क्या है कि ये जो है ना, समीपस्थ विकास क्षेत्र या जेपीडी क्या है? ये डिफरेंस है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड्स actual development. It is the difference between child's actual development level. Actual development level जो बच्चे का है, जो वास्तविक में वो विकास करता है, सीखता है इसका। और बाय इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब वो खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करके जो सीखता है, और उसका पोटेंशियल जब, और ये एक्चुअल हो गया, और एक्चुअल और पोटेंशियल में जो अंतर होता है उसको जेपीडी कहते हैं। तो मतलब एक्चुअल क्या है कि जब बच्चा कोई, एकदम इसको सिंपल उदाहरण से हम समझते हैं कि सपोज आप मैथ्स बना रहे हैं और आपसे वो मैथ्स नहीं बन रहा है, तो उसी समय कोई आके आपसे ज्यादा जानकार, सपोज आप 8 क्लास के स्टूडेंट हैं, कोई 10 क्लास का बच्चा आके आपको उसी समय मदद करके वो मैथ्स आपको समझा देता है, तो आप अब उस मैथ्स के बाद उसको आप इतने अच्छे से समझ जाते हैं कि आप खुद से उसको करने में एबल हो जाते हैं, तो आप सीख लेते हैं। तो ये हो गया कि आपका जो लेवल था एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, और आपका जो पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल है, वो आप आप किसी के गाइडेंस में जब आप सीख लेते हैं और उसके बाद आप खुद से करने लगते हैं, तो ये जो अंतर है ना, इसी को हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसका आंसर है कि एक ऐसा संदर्भ जहां बच्चा का सही स्तर के समर्थन के साथ लगभग अपने दम पर कार्य कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म ए टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। थोड़ी सी मदद मिल जाती है, सही समय पर कोई सिखा देता है, कोई थोड़ा हिंट दे देता है, बता देता है, तो फिर वो आप खुद से करने लगते हैं, तो इसे हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये किसकी मदद से होता है? ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन जो होता है, आपसे अधिक जानकार व्यक्ति, जब आपको स्कैफोल्डिंग को हिंदी में मचान बोलता है, ये वर्ड बहुत नहीं जांच रहा है, तो लेकिन ये प्रोसेस जो सही समय पर आपको मदद मिलती है उसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो ये सारी चीज को उन्होंने यूज किया है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक इट इज क्लियर, बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। एंड्रोजेनस या एंड्रोजेनस पर्सनालिटी, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, refers to a man with feminine traits, has a balance of what are generally considered as masculine and feminine traits, tends to be assertive and arrogant, adheres to stereotypical gender roles prevalent in the society। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व का व्यक्तित्व जो होता है वो स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को बताता है, या आमतौर से मर्दाना और स्त्री लक्षणों के रूप में माना जाने वाला संतुलन है, मुखर और अभिमानी है, या समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो इसका क्या है कि जो उभयलिंगी व्यक्तित्व होता है ना, वो दोनों के लक्षणों को संयोजन होता है, उसका संतुलन होता है, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों के लक्षणों से जो युक्त होता है उसे उभयलिंगी व्यक्तित्व कहा जाता है। ये संतुलन जो है वो
बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसीडर्ड एंड्रोजेनस या एंड्रोगेनस व्यक्ति जो होता है वो दोनों के व्यक्तित्व का लक्षण का संयोजन होता है। मतलब ये समझदार, स्नेही और मुखर व्यक्ति होते हैं। इसमें दोनों की विशेषताएं होती है, पुरुषों की भी और स्त्रियों की भी, जो कि उसके व्यवहार में वांछनीय प्रभाव डालता है। तो ये इसको ये मतलब स्वस्थ और सरल समायोजन बताता है। मतलब एंड्रोजेनस पर्सनालिटी जो है ना, पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी तो है कि एक बॉडी ऑफ हैबिट, ट्रेट, एटीट्यूड सबको मिलाकर किसी व्यक्ति का जो होता है, सबको मिलाकर पर्सनालिटी बनती है। तो ये जो है वो किसी रोल में, किसी स्टेटस में दिखता है। ठीक है, तो पर्सनालिटी जो है वो किसी व्यक्ति, पर्सनालिटी इज ऑल अ पर्सन इज, ऑल दैट अ पर्सन इज। वह व्यक्तित्व क्या है जो एक व्यक्ति में पाया जाता है। इट इज द टोटलिटी ऑफ किसी का व्यवहार, अपने से अपने प्रति और दूसरे के प्रति जो व्यवहार होता है वही किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कहा जाता है। तो एंड्रोजेनस पर्सनालिटी जो है वो मेल और फीमेल दोनों होता है, दोनों के पर्सनालिटी ट्रेट्स उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और एंड्रोजेनस पर्सन्स को इंडिपेंडेंट कहा जाता है, वो स्वतंत्र होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं, असर्टिव मुखर होते हैं और अंडरस्टैंडिंग होते हैं, मुखर अभिमानी नहीं होते हैं। ये बैलेंस होता है दोनों तरह के ट्रेड्स का या दोनों तरह की विशेषताओं का, मेल और फीमेल का ह्यूमन बिहेवियर में। ये दोनों तरह का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये एंड्रोगेनी में जो पाया जाता है, उससे क्या होता है कि वो हर सेटिंग्स में, हर तरह की व्यवस्था में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा 2। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अगला फिर मैं 10 क्वेश्चंस लेके आऊंगी। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने 10 ही क्वेश्चन लिया।